नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे पीछे देश की संसद है। देश की संसद ने 1977 का साल भी देखा, 2004 का भी और 2014 का भी। ये तीनों ही ऐसे मौके थे जब देश में सत्ताधारी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और नई पार्टी ने सरकार बनाई। 1977 में इंदिरा गांधी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2014 में मनमोहन सिंह इसके गवाह बने। लेकिन तीनों ही बार सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तकाजा भी था। लेकिन बीते 6 जनवरी को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र से सत्ता के हस्तांतरण की जो तस्वीरें सामने आई, वो चौंकाने वाली हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक तो है ही, लेकिन इसके दुनिया के लिए भी गंभीर मायने हैं। टेली सीरीज कैपिटल हिल डेंट ऑन डेमोक्रेसी के इस एपिसोड में देखिए 6 जनवरी, अ शेमफुल डे। ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले स्पाइडरमैन से ये 200 वर्षों से लोकतंत्र के झंडा बरदार और सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के रुतबे को रौंदने वाले प्रदर्शनकारी हैं। ये अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी का वो कैपिटल हिल है जहां परिंदों को पर मारने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये उपद्रवी बेखौफ हैं, बेकाबू हैं, ये मन के मालिक हैं और इनके आगे सुपर पावर मुल्क का पावर सेंटर यानी कैपिटल हिल मजबूर है, लाचार है। करीब 75 वर्षों से अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखरने के बाद अमेरिका दुनिया का बेताज बादशाह। लेकिन ये तस्वीरें अमेरिका के मान, उसके सुपर पावर होने के अभिमान और सबसे पुराने लोकतंत्र के सम्मान का अपमान है। ये अमेरिकी व्यवस्था से विद्रोह है। ये विरोध सत्ता के खेल का सबसे विद्रूप रूप है। ये हिंसक प्रदर्शनकारी मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर कैपिटल हिल में जमा हुए थे। ये प्रदर्शनकारी ना तो देशभक्त हैं और ना कोई इन पर नाज कर सकता है। लेकिन अमेरिका के इस कलंक पर मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को गर्व है। ये सोचिए, उपद्रवी सदन के भीतर पहुंच गए। ये सोचिए, एक उपद्रवकारी अध्यक्ष के आसन पर बैठ गया। इस सारे तमाशे में ना अमेरिका के रुतबे का आदर, न सख्त माने जाने वाले सिस्टम से परहेज। इसलिए सवाल मौजूद है, ये प्रदर्शनकारी अमेरिकी हैं, ये अमेरिकी वोटर हैं, ये अमेरिका के वर्तमान हैं और इनका आचरण ही अमेरिका के भविष्य की बुनियाद है। इसलिए इन तस्वीरों के जरिए यह समझना जरूरी है कि अमेरिका का भविष्य क्या है। जब सुप्रीम पावर यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन संदिग्ध हो तो वो किस अधिकार से दुनिया पर हक जताएगा। लेकिन इन तस्वीरों ने लोकतंत्र के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या कैपिटल हिल कांड के जरिए इन उपद्रवियों की करतूतों ने लोकतंत्र को फांसी पर लटकाने का काम किया है? ये दुनिया के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। वो 6 जनवरी 2021 का दिन था।
जिसने भी 6 जनवरी का कैपिटल हिल का तमाशा देखा वो ये सोचकर हैरान है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद इस हद तक जा सकता है कि अपने समर्थकों को इकट्ठा करे और हिंसा करने वालों को देशभक्त कहे। डोनाल्ड ट्रंप ने गलतियां की हैं और इसी वजह से व्हाइट हाउस से अपनी सम्मानजनक विदाई को मुश्किल बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये सब देखने, समझने और कहने के बाद ये सवाल लाजमी है कि क्या अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लोकतंत्र है, वहां का सर्वे सर्वा इस हद तक जा सकता है कि अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाए? इसीलिए टेली सीरीज के इस एपिसोड का सवाल है, 6 जनवरी का खलनायक कौन? देखिए खलनायक, कॉन्स्पिरेसी और पावर स्ट्रगल। नाइट वॉच ये वो विमान है जो अमेरिका पर संकट के वक्त मोर्चे पर रहता है। इस तस्वीर से इतना तो साफ है कि अमेरिकी प्रशासन ने इस उन्माद और कैपिटल हिल पर हमले के बाद ये माना कि अमेरिका संकट में है। लेकिन नाइट वॉच की तैनाती के साथ ये सवाल मौजूद है कि इस हालात का जिम्मेदार कौन है। क्या ट्रंप के उकसावे पर भीड़ बेकाबू हुई? इस बवाल के पीछे किसी बाहरी का हाथ है? इस सवाल का जवाब दें उससे पहले कैपिटल हिल हिंसा के जिम्मेदार माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जरूर सुनिए। अगर ट्रंप कह रहे हैं कि कैपिटल हिल कांड के गुनहगार उनके समर्थक नहीं थे, तो सवाल यह है ये किसकी कारस्तानी थी? आखिर अमेरिका के पावर सेंटर जहां से दुनिया की रीति और नीति तय होती है, वहां आखिर किसकी हिम्मत हो गई कि वो इस अंदाज में दाखिल हो जाए और कानून की धज्जियां उड़ा दे? अब जरा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट इन खबरों को देखें। तो क्या माना जाए इस उपद्रव के लिए एंटीफा जिम्मेदार है? अमेरिका में एक्टिव एंटीफा एक ऐसा संगठन है जिस पर चीनी पैसों और बीजिंग के इशारों पर काम करने का आरोप है। ये वो एंटीफा है जिसका अमेरिका में अश्वेतों के प्रदर्शन के दौरान हाथ जाहिर हो चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एंटीफा और चीन के कनेक्शन का पुख्ता शक है। जिन्होंने जान के पर्पसफुली इंस्टिगेट किया, ट्रम्प टी शर्ट डाली थी जिनके पीछे कहा जा रहा है कि वो एंटीफा है। सो वी ऑल्सो फील देयर अदर countries behind it. I will not be surprised if China's name has also been to. दरअसल ऐसे आरोप बेमानी भी नहीं है, इस थ्योरी में दम है, क्योंकि जिनपिंग की कोशिश रही है कि ट्रंप को फांसीवादी के तौर पर पेश किया जाए। ग्लोबल टाइम्स कैपिटल हिल और हांगकांग की हिंसा की तुलना कर रहा है। चीनी मीडिया में अश्वेत आंदोलन को प्रमुखता दी जाती है। कोरोना से निपटने में ट्रंप की नाकामी को बार बार बताया जाता है। कोरोना की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को 597 लाख करोड़ की चपत लग चुकी है। चीन की ऐसी करतूतें किसी से छिपी नहीं है। कोरोना ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम के भेद खोले तो चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तीखे हो गए। इसलिए यह सच भी हो सकता है कि कैपिटल हिल कांड के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ हो, क्योंकि जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त हजारों की भीड़ में कई लोगों के हाथों में ये लाल झंडा था। लाल यानी लेफ्ट, यानी चीन। ये लाल झंडा ना तो लिबरल डेमोक्रेट अमेरिका का है, ना ऑर्थोडॉक्स रिपब्लिकन का, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता है। हिंसक खुरदंगी चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे के बाद ही 6 जनवरी का कैपिटल हिल कांड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का आचरण अमर्यादित था, जिसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका के अगले होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन तो यहां तक कह चुके हैं कि अच्छे लीडर लोगों को प्रेरणा देते हैं, जबकि खराब लीडर लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। और सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के 100 से ज्यादा सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले कुर्सी से बेदखल कर देना चाहते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए महाभियोग, टू गेट हिम आउट। इस मंजर का गुनहगार अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। कम से कम कुर्सियों के पीछे छिपे, सुरक्षा कर्मियों के घेरे में जान बचाकर निकले ज्यादातर अमेरिकी सीनेटर्स यही मानते हैं।
मैं सीनेट के डेमोक्रेट नेताओं की इस मांग के समर्थन में हूं कि उपराष्ट्रपति तत्काल 25वां संशोधन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाएं। अगर उपराष्ट्रपति एक्शन नहीं लेते हैं तो कांग्रेस महाभियोग पर आगे बढ़ सकती है। सवाल है, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन क्या है जिसको लागू कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल पद से हटाने की मांग हो रही है। साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया। इसके तहत उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकार तय करने का प्रावधान तय किया गया। इसके तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अधिकार हासिल होते हैं और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। 25वें संशोधन के मुताबिक उपराष्ट्रपति एक निश्चित समय तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक विशेष परिस्थितियों में ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अधिकार दिए जाते हैं और ये राष्ट्रपति की मौत, इस्तीफे, अक्षमता या अयोग्यता या पद से हटाए जाने की स्थिति में लागू होता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे तब उनकी कैंसर सर्जरी के वक्त उपराष्ट्रपति ने 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। फिर साल 2002 और 2007 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इलाज के दौरान भी 25वां संशोधन लागू हुआ था। लेकिन 25वें संविधान संशोधन के चौथे सेक्शन में प्रावधान किया गया है, अगर राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरण या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस सेक्शन का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। क्या इसका इस्तेमाल पहली बार होगा, ये बड़ा सवाल है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 4 साल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक महाभियोग का प्रस्ताव आ चुका है। 6 जनवरी के कैपिटल कांड के बाद महाभियोग का संकट गहरा गया है। इस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के निचले सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव आएगा। प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पर बहस के बाद वोटिंग होगी। प्रतिनिधि सभा से पारित होने पर सीनेट में प्रस्ताव जाएगा। सीनेट में भी महाभियोग पर बहस के बाद वोटिंग होगी। सीनेट के पास महाभियोग को मंजूर करने की एकमात्र शक्ति होती है। सीनेट से महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटना होता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन के लिए विरोधी डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ रिपब्लिकन सीनेटर्स भी मांग कर रहे हैं। ट्रंप कैबिनेट के मंत्रियों तक का इस्तीफा हो चुका है। हिंसा की घटना के बाद व्हाइट हाउस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। चारों तरफ से घिर चुके ट्रंप घटना के लिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन सवाल है कि कैपिटल कांड के बाद देश क्या उन्हें माफ करेगा? चीन ने कैपिटल हिल कांड की तुलना हांगकांग आंदोलन से की है। सिग्नल क्लियर है, अमेरिका के बिगड़े हालात का चीन ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा। मुमकिन है दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव भी हो जाए। शी जिनपिंग के इरादों से पूरी दुनिया वाकिफ है और चीन की राष्ट्रपति की राह का रोड़ा सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने चीन को हर मोर्चे पर लगातार चुनौती दी है। अभी भी इस वक्त भी आज की तारीख में अमेरिका के जंगी बेड़े वॉर जोन में मौजूद हैं, जिन्हें टारगेट करने से चीन हिचकिचाएगा नहीं। कैपिटल हिल कांड के बाद चीन के फड़फड़ाने के दरअसल मायने क्या हैं? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में। मिसाल, प्रेसिडेंट्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। दोनों तस्वीरों में कोई मेल नहीं। एक दंगाइयों का हुजूम है, दूसरे लोकतंत्र के सच्चे सिपाही। अमेरिकी संसद में घुसे उपद्रवी कौन थे? किसके उकसावे पर दंगा किया? इसकी जांच होगी। लेकिन हांगकांग की संसद में हुआ हंगामा लोकतंत्र की मांग पर था। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों ने चीनी चंगुल से आजादी के लिए आंदोलन किया। चीन ने अमेरिका को इन्हीं तस्वीरों के जरिए आईना दिखाया। इस रुख से साफ है, शी जिनपिंग सुपर पावर को उसी स्टाइल में जवाब देने की ठान चुके हैं। अमेरिका हांगकांग की आजादी के हक में, चीन को ये कतई मंजूर नहीं। जो बाइडेन हांगकांग के मसले पर चीन पर चाबुक चलाने का दम भर चुके हैं। मतलब ये कि इस मुद्दे पर भिड़ंत तय है। 30 जून 2020 को चीन ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया
जिसके तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और सरकार का विरोध करने वाले दोषी को अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून को हथियार बनाकर ड्रैगन आर्मी हांगकांग में आजादी मांगने वालों को धमकी तक दे रही है। लेकिन चीन ने कानून को वापस नहीं लिया। हांगकांग में हजारों जिंदगियां इस कानून से बर्बाद हो गईं। जो बाइडेन ने हांगकांग को लेकर चीन पर सख्ती की तो हालात बिगड़ने तय हैं। शिनजियांग के उइगर मुसलमानों के हक की बात, तिब्बत की आजादी की पैरवी भी अमेरिका चीन में डायरेक्ट युद्ध की वजह बन सकती है। लेकिन जिस फ्रंट पर चीन अमेरिका में सबसे पहले टक्कर के हालात हैं, वो है साउथ चाइना सी और ताइवान। साउथ चाइना सी के धधकते वॉर जोन में अमेरिकी सेनाएं परमाणु हथियारों के साथ तैनात। टेंशन सितंबर 2020 से शुरू हुई थी। 18 सितंबर 2020 ताइवान स्ट्रेट। 2 H-6 बॉम्बर, 8 J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 4 J-11 फाइटर जेट। चीनी वायुसेना के 18 आसमानी शिकारी ताइवान में घुसे थे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स जंगी जहाजों के दम से दादागिरी जमाने पहुंची थी। अदने से देश ताइवान को युद्ध के लिए ललकारने वाले जिनपिंग को जबरदस्त झटका लगा। ताइवान स्ट्रेट में चीनी फाइटर जेट को एक ही झटके में तबाह करने की वार्निंग दी गई। ताइवान ने ड्रैगन को अमेरिका से मिले MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की धमकी दी। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुनते ही चाइनीज एयरफोर्स के जंगी जहाज भाग खड़े हुए। हालांकि ताइवान को हड़पने की धमकी देना चीन ने बंद नहीं किया। इसलिए अमेरिका मानता है कि चीन का ताइवान पर सैन्य ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर भी महाविनाशक युद्ध का बैटल ग्राउंड बन सकता है। जिसके 80% हिस्से पर चीन का अवैध कब्जा है। चीन समंदर के इस इलाके में दूसरे देशों को धमकाता है। बीते साल कई दफे चीन और अमेरिका के जंगी हथियार यहां गरजे। दिसंबर महीने में चीन ने अमेरिकन नेवी के जंगी बेड़े USS मैकिन आइलैंड और USS सोमरेस्ट पर मिसाइल दागी थी। इन दो फ्रंट पर चीन की एक गुस्ताखी सुपर पावर को उस पर अटैक का मौका देगी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ जो बाइडेन को चीन जैसे कई दुश्मनों से लोहा लेना होगा। उनकी लिस्ट में सबसे पहले कौन है, जानना हैरत अंगेज है। अमेरिका के कमजोर होने के मायने बेहद खौफनाक हैं। अमेरिका के दुश्मनों की कमी नहीं है और दुश्मन भी एक से एक खूंखार तानाशाह। अमेरिका में बिगड़ते हालात को देखकर अमेरिका के ये तमाम दुश्मन वॉर मोड में आ चुके हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को कमजोर मानने वाले देशों की और अमेरिका के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन जो बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बता चुके हैं। लेकिन अमेरिका अगर कमजोर होता है, उसके हालात अगर बिगड़ते हैं, तो क्या उसकी साख गिरने की वजह से उसे मात देना आसान होगा? अगर दुनिया का पावर बैलेंस बदलता है तो क्या होगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए दुश्मन, रिलीफ टू एनिमीज। 6 जनवरी 2021 एंड्रयू एयरबेस, मैरीलैंड, अमेरिका। इसे कहते हैं नाइट वॉच। असल नाम है बोइंग 747-200B। दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना का डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत के दिन के लिए तैयार हथियार। डूम्सडे प्लेन की सीरीज अमेरिका की नेशनल कमांड अथॉरिटी ऑपरेट करती है। 6 जनवरी को मैरीलैंड एयरबेस पर नाइट वॉच के 2 प्लेन एक्शन मोड में आ गए। उसी वक्त जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में भीषण दंगा भड़का। अमेरिकी संसद में उपद्रवियों के धावा बोलते ही महाविनाशक लड़ाकों ने परवाज भरी। उधर पुलिस पब्लिक में जबरदस्त भिड़ंत हो रही थी। इधर अमेरिका का आसमानी पावर सेंटर एक्टिव हुआ।
तो क्या दंगा कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एटम बम प्रूफ प्लेन उड़ाया? Center call, was that 976 checking in? Yes sir, 976 2000. जिस प्लेन से सुपर पावर दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु धमाके करने की ताकत रखता है, वो अमेरिका के आसमान में आखिर तैनात क्यों किया गया? नाइट वॉच की तबाही की ताकत, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमेरिका के E-4B प्लेन 4315 परमाणु बमों को कंट्रोल करते हैं। ये प्लेन खास तौर से परमाणु युद्ध के लिए तैयार किए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में 4 E-4B प्लेन हैं। दुनिया में अमेरिका के अलावा सिर्फ रूस के पास ऐसा प्लेन है जिसे एक हथियार से दुनिया दहला दी जाए, जिसे एक लड़ाके से बड़ी जंग जीत ली जाए। उसे वॉर मोड में लाकर अमेरिका क्या जताना चाह रहा था, ये जानना भी बेहद अहम है। अमेरिका के अंदरूनी हालात कुछ भी हों, दुनिया के लिए वो दादा है। ऐसा देश जो मुश्किल हालात में और भी घातक और विनाशक हो जाता है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने 6 जनवरी को दुश्मन देशों के हमले की आशंका में परमाणु पावर सेंटर एक्टिव कर दिया। अमेरिका में हालात बिगड़ने का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं। बड़े ताकतवर दुश्मन हैं जिन्हें सुपर पावर से हिसाब चुकाना है। इनमें बारूदी सल्तनत के बादशाह किम जोंग उन है। किम जोंग उन की मिसाइलें अमेरिका तक मार करती हैं, जिसके एटम बम महाविस्फोटक हैं। किम के पास हाइड्रोजन बम तक है। अमेरिका के कमजोर पड़ते ही किम की मिसाइलें गरजने लगी, इसमें किसी को शक नहीं। सन की तानाशाह का एक बारूदी धमाका दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अमेरिका को तबाह करने की सनक चीनी तानाशाह शी जिनपिंग की भी कम नहीं है। ट्रेड वॉर, कोरोना, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत जैसे कई ऐसे मसले हैं जिस पर चीनी तानाशाह अमेरिका से खफा है। अमेरिका में हालात खराब होते ही जिनपिंग की डोंगफेंग मिसाइलें लॉन्च होने के लिए रेडी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर हसन रूहानी की सुपर पावर से जानी दुश्मनी। रूहानी आर्मी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बनाकर बैठी है। अमेरिका के 100 से ज्यादा सैन्य अड्डे खाड़ी देशों में हैं। अमेरिका की तीनों सेनाओं की तैनाती ऑयल फील्ड में है, जिन्हें नुकसान पहुंचाकर सुपर पावर को बेदम किया जा सकता है। अमेरिकी थ्रेट लिस्ट में 3 लीडर्स के साथ कई और नाम भी हैं, जिनमें पुतिन जैसे महाशक्तिशाली, एर्दोवान जैसा सिरफिरा, निकोलस मादुरो जैसे सनकी लीडर भी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन को कमजोर लीडर बताया था, ऐसा लीडर जो घर में घिरने पर कभी भी किसी दुश्मन देश पर युद्ध थोप सकता है। चीनी सलाहकार झेंग योंगशिए का भी यही डर है। सुपर पावर अमेरिका की गिरी साख क्या कई देशों को राख में मिला देगी? जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधी दुनिया तबाह हो गई थी। जो देश युद्ध में हार गए थे वो तो तबाह हो ही गए थे, लेकिन जो देश युद्ध में जीत गए थे वो भी बर्बाद हो गए थे। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसे इस युद्ध में फायदा हुआ था। वो जंग में शामिल था, लेकिन इसी मौके का अमेरिका ने फायदा उठाया और सुपर पावर बन गया। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने किसी देश के टुकड़े कर दिए तो किसी देश को युद्ध में बर्बाद कर दिया। किसी देश पर मिसाइल दाग दी तो किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कंगाल कर दिया। अपने सुपर पावर होने का भरपूर फायदा उठाया अमेरिका ने। लेकिन क्या अब अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी उसकी साख गिरने के बाद, या फिर अपनी खोई हुई साख को हासिल करने के लिए अमेरिका कोई नया बखेड़ा करेगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए राख, एंड ऑफ सुप्रेमेसी।
26 अक्टूबर 2019 सीरिया का इदलिब। रात 11 बजे थे। अमेरिकी सेना के ड्रोन कैमरे आसमान में मंडराने लगे। इन ड्रोन कैमरों के बाद अचानक जंगी हेलीकॉप्टर्स का शोर हुआ। हेलीकॉप्टर्स के बाद फाइटर जेट उड़ने लगे और फिर मिसाइलें गरजने लगी। एक के बाद एक 5 मिसाइल ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल उठा। मिसाइलों के धमाके इतने जोरदार थे कि इदलिब में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीरिया में फटी मिसाइलें और बम धमाकों का शोर तुर्की बॉर्डर तक सुनाई दे रहा था। अमेरिकी सेना ने मानो जंग छेड़ दी। अमेरिकी सेना को जवाब जोरदार मिला। मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से पलटवार हुआ, लेकिन सुपर पावर को इस ऑपरेशन में महज कुछ मिनट का वक्त लगा। अमेरिका से 10,000 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी आका का खात्मा हुआ था। अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने उसके बंकर में घुसकर मारा, वो भी ऐसे बैटल ग्राउंड में जहां सुपर पावर के सामने कई सेनाएं थी। रूस, सीरिया, तुर्की की सेनाएं, बगदादी के आतंकी, ईरान की सेना, लेबनान के विद्रोही, यमन के हूती, इतने दुश्मनों के सामने अमेरिका ने धमाका किया था। ऑपरेशन बगदादी एक आतंकी आका के खात्मे की कहानी भर नहीं है। बगदादी की मौत अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत है। ऐसा ताकतवर देश जो अपने किसी भी दुश्मन को कहीं भी कभी भी मौत दे सकता है। एक दो नाम नहीं, एक दो देश नहीं, अमेरिका की हिट लिस्ट में जिसका नाम आया उसका काम तमाम हो गया। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मौत दी। 7 अगस्त 2020 को अलकायदा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अबू मोहम्मद अल मखरी को मारा गया। 27 नवंबर 2020 को ईरान की राजधानी तेहरान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को 13 गोलियों से भून दिया गया। ईरान ने अपने वैज्ञानिक की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया। 2 जनवरी 2020 को अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरानी कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन अटैक कर मार दिया। दुश्मन को मौत के घाट उतारकर पूरी ठसक के साथ सुपर पावर इसका ऐलान भी करने का दम रखता है। यह गुरूर, यह धमक और दुश्मनी निभाने की सनक सिर्फ सुपर पावर अमेरिका में है, जिसने कई देशों को कब्रिस्तान बना डाला। अफगानिस्तान उन्हीं में से एक है, जहां अमेरिकी सेनाएं दशकों से डेरा डाले बैठी हैं। इस मिशन के साथ ही वहां तालिबानी आतंकियों को उखाड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था तामील की जाए। बीस साल का लंबा अरसा गुजर गया। 2 दशक तक चले युद्ध में 7,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 50,000 से ज्यादा घायल हुए, करीब 72 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च हो गई। ये सब हुआ सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर। यही किस्सा इराक का है, यही अफ्रीका के कई देशों का, जहां अमेरिका ने लोकतंत्र के लिए युद्ध लड़ने की दलील दी। लेकिन अब इस दलील में दम नहीं। अमेरिका में डेमोक्रेसी का जो हाल हुआ, उसके बाद तो कम से कम कोई सुपर पावर से लोकतंत्र का सबक सीखने को तैयार नहीं होगा। अमेरिका के आर्थिक हालात खस्ता हैं। अमेरिकी कारोबार पर चीनी कंपनियां कब्जा कर रही हैं। ऊपर से कोरोना का संकट भी है। क्या जो बाइडेन इन सभी चुनौतियों का एक साथ सामना कर पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कुछ अलग थे। एक झटके में फैसला लेना, अमेरिका फर्स्ट का फलसफा देना। जो बाइडेन की इमेज एक स्टेट्समैन की है। अमेरिकी समाज में फूट, नस्लवाद और दुनिया से नफरत डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें विरासत में दी है। तो क्या जो बाइडेन एक बार फिर अमेरिका को वही रुतबा दिला पाएंगे जो अमेरिका का एक सुपर पावर के तौर पर रहा है?
टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रुतबा, द रोड अहेड। ऐसे वक्त जब अमेरिका के रिश्ते अपने मित्र देशों ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान से ठंडे हैं। ये ऐसे देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर अमेरिका के कैंप में रहे हैं, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फितरत की तपिश को इन देशों ने झेला है। अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका के मित्र देशों से रूखा व्यवहार किया, जिसे गर्मजोशी में बदलना अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका के सुपर पावर होने की साख को बट्टा लगाने के लिए कई दुश्मन हाइपर एक्टिव हैं। 8 जनवरी 2020 प्योंगयांग, उत्तर कोरिया। हजारों हाथ उठे, तालियां बजने लगी। लाल रंग से सजे दरबार में तानाशाह की एंट्री हुई। तालियां बजा रही भीड़ तानाशाह की शान में गाने लगी। किम जोंग उन हाथों में एक किताब लिए अपनी सीट तक पहुंचे। तालियों का शोर और बढ़ा। किम जोंग ने सभा में मौजूद हर शख्स पर नजरें दौड़ाई, खुद भी ताली बजाई। फिर उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की सालाना बैठक शुरू हुई, जिसमें किम जोंग अमेरिका पर भड़क उठे। सन की तानाशाह ने सुपर पावर अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन बताया और धमाकेदार ऐलान कर दिया। किम जोंग ने पहले से ज्यादा बड़े और विनाशक एटम बम बनाने की चेतावनी दी। सन की तानाशाह न्यूक्लियर मिसाइलों की नई रेंज तैयार करेगा। उत्तर कोरिया स्पेस वॉर और परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। किम जोंग उन अपने बारूदी हथियारों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक करने जा रहा है। यह दूरी अमेरिका तक की है। किम जोंग का ऐलान सुपर पावर के लिए चैलेंज है। किम जोंग की सनक से दुनिया वाकिफ है। बारूदी सल्तनत का बादशाह धमकी के साथ धमाका करने के लिए बदनाम है। जो बाइडेन से तो किम की पुरानी अदावत है। बाइडेन से किम जोंग इस कदर खफा है कि उसने उन्हें जीत की बधाई तक नहीं दी। जो बाइडेन को किम की फितरत का अंदाजा है। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में ही किम को दुनिया के लिए खतरा बताया था। किम की तरह ही ईरान अमेरिका में बाइडेन की ताजपोशी के इंतजार में है। ईरानी एटमी लैब एक्टिव है। परमाणु प्रयोगशाला में नरसंहार के हथियारों को जल्द से जल्द बनाने का प्रेशर है। ईरान के हाथ एटम बम लगते ही उसके टारगेट पर भी सुपर पावर होगा। ये धमकी हसन रूहानी और ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामनेई दे चुके हैं। दुश्मन देश के सैन्य हमलों के खतरे के साथ जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ाने वाले कई और मोर्चे हैं। जो बाइडेन की चुनौती, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिका की इकोनॉमी किस हालत में है, इसका सही अंदाजा इसी से लग जाता है कि कोरोना वायरस राहत पैकेज तक नहीं बढ़ाया जा सका। जो बाइडेन ने चुनावी वादों में जो दावे किए उन्हें अमल में लाना आसान नहीं है। कर्ज माफी, पेंशनधारियों की सुरक्षा योजना के तहत पैसा बढ़ाने और छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देने के लिए अमेरिकी खजाना खाली है। जो बाइडेन की चुनौती, चीन से ट्रेड वॉर। यह चुनौती किसी युद्ध से कम नहीं है। चीनी कंपनियां पूरी दुनिया में वर्चस्व कायम कर चुकी हैं। अमेरिका ट्रेड वॉर में पिछड़ चुका है। चीन समुद्री कारोबारी रास्ते पर कब्जा करने में लगा है। जो बाइडेन की चुनौती, जलवायु परिवर्तन। साल 2015 में जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते से अमेरिका औपचारिक रूप से अलग हो गया था। हालांकि जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $4 खरब की योजना बना रखी। बाइडेन के विरोधी उनकी इस योजना को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कब्र में भेजने वाली मानते हैं। इसके साथ बाइडेन की मुश्किल बढ़ाएगा उनका मेड इन अमेरिका फॉर अमेरिका का मंत्र। इस मुहिम के तहत अमेरिका के मित्र देशों को साधना आसान नहीं, लेकिन ग्रेट नेशन के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।